हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जैक द जायंट स्लेयर। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक 12 साल के बच्चे से जिसका नाम जैक है। जैक अपने घर में एक किताब पढ़ रहा होता है। हालांकि उसकी माँ नहीं होती है, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके पिता पर होती है। उसके पिताजी उसे एक कहानी सुनाते हैं। हालांकि वो कहानी हकीकत होती है, लेकिन वो उसके लिए एक किताब, क्योंकि उस कहानी को बीते हुए कई साल हो गए होते हैं। वो कहानी कुछ ऐसी होती है, कुछ तांत्रिक और फादरी लोगों ने मिलकर कुछ बीज बनाए हुए होते हैं। वो बीज और उनसे बड़े बड़े पेड़ों के सहारे वो लोग स्वर्ग का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात रास्ते में बड़े बड़े दानव जो कि 15 से 20 फुट लंबे होते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं और उन्हीं पेड़ों की शाखाओं के सहारे धरती पर आ जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। अब उन्हें रोकने के लिए राजा इरिक ने उन्हीं मंत्र शक्तियों से एक ताज बनाया हुआ होता है। उसी ताज के सहारे वो उन दानवों को कंट्रोल करता है और उन्हीं शाखाओं पर उन्हें आदेश देता है और वो वहां से लौट जाते हैं। अब उस राज्य में अमन और शांति का माहौल हो जाता है। इसी बीच कई सालों बाद राजा इरिक की मौत हो जाती है और उन्हीं जादुई बीजों और उसके ताज के साथ उसे दफनाया जाता है और इसी के साथ वो कहानी खत्म हो जाती है। जैक ये कहानी रोज अपने पापा से सुनता था और गहरी नींद में सो जाता। अब कई साल बीत जाते हैं। अब जैक एक 22 साल का यंग लड़का बन चुका है। हालांकि जैक अब अपने अंकल के साथ रहते, उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए वो अपने चाचा के साथ रहता है। एक दिन जैक के चाचा उसे एक काम सौंपते हैं। उसे घोड़े के बदले अनाज लाना होता है और उसे एक शाही महल की ओर भेज देते। वो शाही महल एक बाजार की तरह होता है और वहाँ पे कई सारे लोग सौदे के लिए आए हुए होते हैं, मानो कोई मेला ही लगा हो। और जैक उस घोड़े के साथ वहां पर पहुंच जाता है। जैक सबसे पहले तो वहां पर एक शो चल रहा होता है जहां पर राजा इरिक की कहानी सुनाई जाती है। वो उस घोड़े को बाहर ही रखकर वहां अंदर शो देखने चला जाता है। जैक उस शो को बड़े ही मजे से देख रहा होता है। तभी उसी भीड़ में उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। तभी उसी बीच कुछ लोग उसे छेड़ने लगते हैं। तभी जैक उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां से शाही सिपाही आ जाते हैं जो उस महल के पहरेदार होते हैं और तभी वो लोग सारे लोग उन सिपाहियों के आगे झुक जाते हैं और वो खूबसूरत लड़की उन सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठ जाती है। हालांकि वो खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी राज्य के राजा की इकलौती बेटी होती है जिसका नाम इजाबेले होता है। जैक वही खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। तभी राजा का एक खास सिपाही होता है जिसका नाम अल्मा है और वो जैक को झुकने के लिए कहता है और जैक वही झुक जाता है। वो लोग राजकुमारी को लेकर महल निकल जाते हैं। तभी जैक देखता है कि उसके घोड़े के साथ जो सामान था वो गायब हो चुका है, यानी कि चोरी हो चुका है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राजा का एक और वफादार आदमी है जिसका नाम रॉड्रिक्स है। रॉड्रिक्स उस राज्य का सबसे होशियार और राजा का सबसे करीबी आदमी होता है। इसीलिए राजा ने उसकी बेटी की शादी यानी इजाबेले की शादी रॉड्रिक्स से तय कर दी थी। इस बात लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि रॉड्रिक्स की उम्र कुछ ज्यादा थी, लेकिन रॉड्रिक्स की नजर उसके राज्य पे होती है जो कि राजा से हासिल करना चाहता है। इसीलिए वो इजाबेले से शादी करना चाहता है। इसके लिए उसने उस राज्य को हासिल करने के लिए उन्हीं जादुई बीज अपने पास रख लिए थे और उस इरिक राजा का ताज भी उसके पास होता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है कि वो बीज और वो ताज कोई आदमी चुरा कर लेके जाता है। वो आदमी एक फादरी होता है और वो बीज को चुराने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही उस चोरी की बात रॉड्रिक्स को पता चलती है, रॉड्रिक्स वहां के सारे दरवाजे बंद कर देता है और एक एक की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी उस चोर की मुलाकात जैक से हो जाती है और वो चोर जैक से एक सौदा करता है, उसे कुछ बीज देता है और उसके बदले उससे घोड़ा देता है यानी कि वहां से भाग सके। वो आदमी जैक को बताता है कि ये काफी कीमती बीज है, ये अगर तुम इसे फादरी को दे दोगे तो तुम्हें वो जो मांगेगी वो कीमत तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनकर जैक काफी प्रभावित हो जाता है और उसे खुशी खुशी वो घोड़ा दे देता है और जैक अपने घर लौट आता है। इस बात से उसके अंकल काफी नाराज होते हैं और वो उस पर गुस्सा निकालते हैं। वो टेबल पर उस बीज को रख देता है। हालांकि वो बीज जादुई होते हैं जो उस कहानी में होते हैं और उसी बीज को वो अपने अंकल के सामने रख देता है। उसके अंकल इस बात से इतने नाराज होते हैं कि उस बीज को वो फेंक देते हैं। जैक उस बीज को उठाने लगता है लेकिन उसमें से एक बीज जमीन पर गिर जाता है और जैक उस बीज को नहीं देख पाता। हालांकि वो घर के नीचे गिर जाते हैं। उसके अंकल गुस्से से उस घर से निकल जाते हैं। जैक तभी वहां से शहर जाने की तैयारी करता है लेकिन वहां पे जोरों से बारिश होने लगती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो राजकुमारी इजाबेले भी अपने महल को छोड़कर भाग जाती है। जैसे ही इजाबेले उस महल को छोड़कर भागती है वहां तूफानी बारिश आना शुरू हो जाती है और वो सीधा जैक के घर के पास आकर रुक जाती है।
और राजकुमारी इजाबेला जैक से एक रात रुकने के लिए पनाह मांगती है और जैक उसे अंदर ले लेता है। हालांकि उस दिन जैक की और इजाबेला की वो दूसरी मुलाकात होती है और जैक उसे पहचान लेता है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी तूफान काफी बढ़ जाता है। उसी बीच उसके घर में पानी बरसने लगता है। हालांकि जैक इजाबेला को पसंद करता है, लेकिन वो शाही खानदान की होने की वजह से वो उससे प्यार का इजहार नहीं कर पाता। जैक के घर में जो बीज पड़ा हुआ होता है वो जमीन पर गिर जाता है और बारिश का पानी उस बीज को लग जाता है और उसी बीज में से बहुत बड़ा पेड़ निकल आता है। वो पेड़ इतना विशालकाय होता है कि वो उस घर को भी आसमानों की ओर ले जाता है। जैसे ही जैक उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो गिर जाता है और इजाबेला उस घर में फंस जाती है। वो उस पेड़ों पर चढ़कर इजाबेला को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो पेड़ इजाबेला और उस घर को आसमानों की ओर ले जाता है। जब जैक इजाबेला को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी इजाबेला का एक ब्रेसलेट उसके हाथ में आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ राजा अपनी बेटी इजाबेला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो सीधे जैक के घर की ओर पहुंच जाता है और वो देखता है कि जैक वहां बेहोश पड़ा है और उसके घर में से एक बहुत बड़ा पेड़ आसमानों की ओर निकल चला। जैक ने बचपन में जो कहानी सुनी थी ये वही पेड़ होता है। अब राजा से लेकर सारे लोगों में ये चिंता फैल जाती है कि अब आसमानों से राक्षस नीचे आएंगे और धरती पर फिर से तबाही का माहौल हो जाएगा। राजा अब अपनी प्रजा में से कुछ जाबाज सिपाही, जिनमें से अनमोल और रॉड्रिक्स भी शामिल है, उन्हें ऊपर भेजने की तैयारी करता है और वो उन्हें इजाबेला को वापस लाने के लिए कहता है और उनके साथ साथ जैक को भी भेजता है, क्योंकि जैक के पास उसका ब्रेसलेट होता है और उसी ने इजाबेला को ऊपर जाते हुए देखा था, इसीलिए वो जैक को भी उनके साथ भेज देते हैं। जैसे ही वो लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, बीच रास्ते में तूफान शुरू हो जाता है और कुछ लोग उस शाखाओं से फिसलने लगते हैं। तभी रॉड्रिक चालाकी से उन लोगों को नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो उन दानवों को नीचे लाना चाहता था और उसकी नीयत ऐसी होती है कि वो उन दानवों को नीचे लाकर राजा की प्रजा को मार डालकर वहां पे अपना राज्य प्रस्थापित करना चाहता था। इसीलिए जो कहानी में लिखा गया था कि राजा इरिक का मुकुट से वो शैतान कंट्रोल होते हैं, तो उसी राजा का मुकुट अब रॉड्रिक्स के पास होता है और उसी मुकुट की शक्ति से वो उन दानवों को कंट्रोल करना चाहता था। इसीलिए उस राजा के कई सिपाही मार दिए थे। अब उन लोगों को ऊपर गए हुए पूरा एक दिन बीत जाता है। राजा परेशान होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं दानव ना नीचे आ जाए, इसीलिए वो अपना बसेरा उसी पेड़ के नीचे बसाता है और सारे आसमानों की ओर देखते हैं। तभी ऊपर चढ़ाई कर वो लोग इतना थक चुके होते हैं कि रात होते ही वो वहां सो जाते हैं। अगले सुबह जब जैक उठ तब वो देखता है कि उसके सामने एक विशालकाय दानव का चेहरा, जो कि एक पत्थर के मूर्त की तरह होता है। उसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये दानव नगरी है और वो वहां आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो एक फंदे में फंस जाते हैं। हालांकि वो फंदा वहां के राक्षसों ने लगाया हुआ होता है और उसी फंदे में दो सिपाही फंसे, उनमें से एक जैक होता है। अलमंग उन फंदों में से जैक को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है जिसकी हाइट 25 से 30 फुट लंबी होती है और वो उन पर हमला कर देता है। अलमंग और उसके साथी को उठाकर ले जाता है, लेकिन जैक बच जाता है। जैक वहीं पानी में छुपा रह जाता है। वो राक्षस अलमंग और एक सिपाही को बेहोश कर देता है और उन्हें अपने साथ लेके जाता है। तभी जैक उस राक्षस का पीछा करता है और उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहां कई सारे राक्षस होता है। वो राक्षस उन दोनों को भी पिंजरे में डाल देते हैं। वही एक पिंजरे में इजाबेला होती है और वो राक्षस इजाबेला से पूछते हैं कि तुम इस दुनिया में कैसे आए, हमें धरती पर जाने का रास्ता बताओ। तभी इजाबेला उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी जैक वहां पर चुपके से पहुंच जाता है। कुछ राक्षस उन लोगों को खाना चाहते हैं और कुछ राक्षस उनसे उस धरती पर जाने का रास्ता निकलना चाहते हैं। इसके लिए उन राक्षसों में लड़ाई होने लगती है। तभी वहां पर रॉड्रिक्स पहुंच जाता है और सारे राक्षस रॉड्रिक्स के आगे घुटने टेकने लगते हैं। हालांकि रॉड्रिक्स के पास वो ताज होता है जो राजा इरिक का होता है और उसी ताज के सहारे वो सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं। हालांकि रॉड्रिक्स उन राक्षसों को उसका गुलाम बनाना चाहता है और उन्हें धरती पर ले जाकर राजा की सेनाओं को मारकर नया राज्य स्थापित करना चाहता है। राक्षसों के सरदार से ये सब बातें करता है। अब सारे सिपाही और सारे लोग उनकी कैद में होते हैं, लेकिन जैक वहां पर आजाद होता है और वो चुपकर सारी बातें सुन रहा होता है। तभी जैक इजाबेला को इशारा करता है। इजाबेला उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो इजाबेला को अपने तहखाने में ले जाता है और एक राक्षस इजाबेला को पकाकर खाने
वाला होता है। वो राक्षस अल्मोंग को भी अपने साथ ले आता है। अल्मोंग को वो एक आटे की रोटी पर लपेट देता है और किसी हवन में डालने वाला होता है। तभी जैक बीच में आ जाता है। जैक बड़ा सा चाकू उस राक्षस के गर्दन पर गिरा देता है और वो चाकू सीधा उसके गर्दन में घुस जाता है और वो राक्षस वही तड़प कर मर जाता है। जैक इज़ाबेला को आजाद कर देता है और अल्मोंग को भी आजाद करता है। वो तीनों मिलकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे राक्षस अब रॉड्रिक्स के गुलाब बन चुके थे और वो उन्हें नीचे ले जाना चाहता था, लेकिन रॉड्रिक्स को ये बात पता चल जाती है कि वहां से जैक और सारे लोग भाग चुके हैं। इसीलिए उन राक्षसों को उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैक, इज़ाबेला और अल्मोंग उसी किनारे पर पहुंच जाते जहां पर वो पेड़ है, लेकिन उनके सामने एक राक्षस होता है और वो राक्षस गहरी नींद में सोया हुआ होता है। लेकिन उन्हें नीचे जाने के लिए उस राक्षस को पार करना पड़ेगा, इसीलिए वो अब एक तरकीब अपनाते। जैक वहां से मधुमक्खियों का छत्ता लाकर उस राक्षस के मुंह में डाल देता है और उस राक्षस के मुंह पर एक लोहे का हेलमेट होता है और उसकी वजह से वो राक्षस जब खड़ा होता है तब वो खाई में गिर जाता है। और अब जैक और इज़ाबेला पेड़ों की सहारे नीचे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्मोंग वही रुकता है क्योंकि अल्मोंग चाहता है कि रॉड्रिक्स से वो ताज छीन कर वो भी नीचे आ जाएगा, यानी कि राक्षस भी कभी जमीन पर नहीं आ पाएंगे। नीचे इज़ाबेला के पिताजी यानी कि राजा बड़ी ही परेशानी में बैठे हुए हो, तभी वो बड़ा सा राक्षस आकर जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर सारे सिपाही परेशान हो जाते हैं। उस दानव को उन्होंने पहली बार देखा हुआ होता है और इसे देखकर राजा उन शाखाओं को काटने का हुक्म दे देता है, यानी कि वो अब अपनी बेटी को खोने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक बार दानव धरती पर आ गए तो वो पूरी मानव जाति का सर्वनाश कर देंगे। दूसरी तरफ अल्मोंग उस ताज को लाने के लिए रॉड्रिक्स के पास जा रहा होता है, तभी सामने से वो सारे राक्षस उस रास्ते की तरफ आ जाते हैं जहाँ से वो लोग ऊपर आए थे और उसी जगह पर सारे राक्षस आकर खड़े हो जाते हैं। तभी रॉड्रिक्स उन राक्षसों को धरती पर जाने का हुक्म देता है, लेकिन उससे पहले उन्हें कहता है कि तुम्हें धरती पर जाकर उन राजाओं को मारना होगा और मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। जैसे ही रॉड्रिक्स नीचे उतरने की कोशिश करता है, अल्मोंग उस पर मौका देखते हमला कर देता है और उनकी लड़ाइयों के बीच जो बीज रॉड्रिक्स ने जैक से लिए थे वो बीज वही जमीन पर गिर जाते हैं और इसी लड़ाई में रॉड्रिक्स उन राक्षसों के मदद के लिए पुकारता है और वहां के राक्षस उसकी मदद नहीं करते क्योंकि जो राक्षस का राजा होता है वो चाहता है कि रॉड्रिक्स मर जाए, क्योंकि वो धरती पर आकर राज करना चाहते थे, ना ही रॉड्रिक्स के गुलाम बनना चाहते। इसीलिए वो उसकी लड़ाई सिर्फ एक तमाशा की तरह देखते हैं। उसी बीच अल्मोंग रॉड्रिक्स को मार देता है और खुद अल्मोंग उन पेड़ों के सहारे नीचे आने लगता है। तभी नीचे से राजा उन शाखाओं को काट देता है और वो पेड़ पूरी तरह से गिरने लगता है। वो पेड़ इतना लंबा होता है कि वो गिरते हुए उसी राज्य पर आकर गिर जाता है और उसी बीच इज़ाबेला और जैक भी उस जमीन पर आकर गिर जाते हैं। अब पेड़ नीचे गिर जाने के कारण सारे राक्षस मायूस हो जाते हैं। तभी जो राक्षस का राजा होता है वो बीज की थैली उठा लेता है जो कि रॉड्रिक्स के पास थी और उन्हीं थैलियों से वो बीज निकालता है और पानी में फेंक देता है। जैसे ही वो बीज पानी में घुलते हैं उनमें से बड़े बड़े पेड़ निकलना शुरू हो जाते हैं और वो उन्हें धरती की ओर मोड़ना शुरू करते हैं और उसी के सहारे वो धरती पर आने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इज़ाबेला धरती पर आ जाने से उसके राज्य में खुशी का माहौल होता है और इसी के बीच वो सारे लोग अब अपने राज्य में लौट रहे होते हैं। तभी जैक देखता है कि ऊपर से सारे राक्षस पेड़ों के सहारे नीचे आ रहे हैं और वो दौड़कर राज्य की ओर भागने लगता है। वो राक्षस इतने जल्दी से नीचे उतरते हैं कि वो उनके राज्य के पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर देते हैं और सारे लोग भागते हुए उस महल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही लोग महल में घुसते हैं वो दरवाजे बंद कर लेते हैं और राक्षस बाहर से हमला करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ राजाओं की सेना भी उन पर हमला कर देती है, उन पर आग बरसाती है, तीरों से उन पर हमला करते। राक्षस भी दूसरी तरफ से पेड़ों से उन पर हमला करते, उन पर बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर उनके राज्य पर फेंकना शुरू कर देते हैं। राजा के महल का एक बड़ा सा दरवाजा होता है, उस दरवाजे को वो बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश राक्षस कर रहे होते हैं। इसी के बीच जो राक्षस लोगों का राजा उस दरवाजे पर कूद जाता है और तभी उस पर तीरों की बरसात करने लगते हैं। इस वजह से राजा नदी में गिर जाता है और उसी नदी में आग लग जाती है। इसी आग के कारण राजा बहता हुआ उस नदी के अंदर चला जाता है। वो राजा उन राक्षसों के मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता क्योंकि वो भी उस राजा से तंग आ चुके थे। अब वो खुद मिलकर उस राज्य पर हमला करते हैं। अब इस हमले में राजा की प्रजा कमजोर पड़ने लगी थी, राजा के कई सारे सिपाही मारे गए थे। अब वो उसके बेटी की जान बचाने के लिए राजा राजकुमारी इज़ाबेला का हाथ जैक में हाथ में देता है और उसे कहता है कि इज़ाबेला के रास्ते पर चले जाओ, तुम्हें वो बाहर का रास्ता बताएगी। और वो उसके साथ उस रास्ते के सहारे नीचे चला आता है। जैसे
वो दोनों उस महल के नीचे से जा ही रहे होते तभी उनके सामने वही राक्षसों का राजा आता है जो नदी में गिरा था। हालांकि वो राजा नदी में गिरकर मरा नहीं था, वो उसी नदी में गिर गया था, लेकिन वो नदी के सहारे उस महल के नीचे पहुंच गया था और वो अब इजाबेला और जैक के सामने आ जाता है। वो उन पर हमला भी करता है लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो राक्षस इजाबेला को पकड़ लेता है। तभी जैक उस पर हमला करता है, लेकिन वो राक्षस के दो मुंह होते हैं और दूसरा मुंह जैक को देख लेता है और वो राक्षस जैक को भी पकड़ लेता है। जैक को खाने ही वाला होता है, लेकिन जैक के पास एक और बीज होता है जो उसने संभाल के रखा था। वो बीज वो राक्षस के मुंह में डाल देता है। जैसे ही वो बीज उस राक्षस के पेट में पहुंचता है, वो एक विशालकाय पेड़ का रूप ले लेता है और उस राक्षस के चितड़े कर देता है। उसी राक्षस के पास वो ताज था जो रॉड्रिक से उसने छीना था और वो ताज उसने अपने उंगलियों में पहन लिया था। अब वो ताज जैक के पास आ जाता है और जैक उसी ताज को पहनकर उस महल के बाहर आता है। जैसे ही जैक उस महल के बाहर आता है, सारे दानव उसके आगे सर झुकाने लगते हैं क्योंकि उसके पास वो ताज था। ये देखकर राजा काफी खुश हो जाता है। जैक अब उन दानवों को हुक्म देता है कि तुम्हें अब अपने घर लौट जाना चाहिए और वो सब राक्षस मिलकर उसी पेड़ के सहारे अपने राज्य लौट जाते हैं और तभी राजा उस पेड़ों को काटने का हुक्म दे देता है और वो सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। अब इसी के साथ साथ राजा राजकुमारी इजाबेला के हाथ जैक के हाथ में दे देता है और इस बात से सारी प्रजा खुश हो जाती है। अब उनको एक नया राजकुमार मिल गया था जिसका नाम था जैक, और इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।